नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज़ सो प्रधान जी की प्रधानी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायती चुनाव का डेट अनाउंस हो चुका है और सभी लोग अपनी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उसी को नज़र में रखते हुए आज हम पहुंचे हैं बभनी पंचायत के भावी मुखिया वरुण सिंह उर्फ छोटे लाल जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ख्याल की बात करा जाए तो ये कभी ख्याल था ही नहीं। मैंने 2003 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और उसके बाद कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद अपना पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चला गया पुणे में और फिर मैंने वहाँ 9 साल अपना दिया। उसके बाद मैं अभी आप जैसे जानते होंगे कि मैं आपके बगल ही सासाराम जमुहार में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। चुनाव लड़ने का विचार तो कभी आया नहीं। ये एक जिम्मेदारी है जो कि किसी के द्वारा किए गए अधूरे सपने को पूरा करने का, किसी की इच्छाओं को पूरा करने का। मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय प्रदीप कुमार सिंह उर्फ मंटू भैया, जिनका आकस्मिक निधन हो गया था 4 मई 2021 को, तो उनकी जगह मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये एक जिम्मेदारी है और ना ही ये मेरा शौक है। सर दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? चुनाव लड़ने का मुद्दा सबसे पहले तो मैं उन सभी गांव जो हमारे पंचायत के अंदर आते हैं जहां विकास नहीं हुआ है। आप ऐसे भी गांव हैं जैसे कि आप हमारे यहाँ आप चलिए गांव करुप की बात करते हैं या फिर हम बभनी से ही शुरुआत करते हैं। बभनी गांव में आप चलकर देखिएगा तो आज भी ऐसे सैकड़ों परिवार सफ़र कर रहे हैं पानी की वजह से, जबकि जल नल पे इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है सरकार के द्वारा, फिर भी आज वो लोग सफ़र कर रहे हैं। साथ में गली जहाँ पे कि हर गली को पीसीसी ढलैया की अनुमति दी गई है या फिर उतने फंड दिए जा रहे हैं, फिर भी आज कई गली बभनी गांव का ही जो पंचायत का मेन गांव है जिसके नाम पे पंचायत है, उस गांव में भी आज भी ढलैया नहीं हुआ है। कई गांव, उस गांव की कई नलियाँ या कितने लोग आज भी कीचड़ में या नाली में गंदे पानी में घुस करके आने जाने का काम कर रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां रोज़ फैल रही हैं। आप जानते भी हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ हम लोग एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना से। इस स्थिति में भी साफ़ सफाई नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मेरा गांव करुक। तो करुक में आप अभी हमारे जहाँ बैठे हैं यहाँ से 10 कदम की दूरी पे आप देखेंगे कि इतने सही जगह होने के बाद भी पानी का वहाँ पे जमाव है, जिसके वजह से हर रोज़ बीमारी फैल रहा है। आने जाने में गांव के लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है। तो और फिर आपके इसी गांव में गांव के बाहर जब आप आए होंगे तो मंदिर एक पड़ता है, काली मंदिर। काली मंदिर से करीब 100 घर, जिसमें राजपूत ब्राह्मण और राजपूत ब्राह्मण हैं 100 घर, जो कि सिर्फ एक रोड न होने की वजह से आज भी वो लोगों को मतलब करीब करीब जहाँ 200 मीटर की दूरी तय करना चाहिए वो 500-600 मीटर दूरी तय करके जाते हैं। और उस मोहल्ले के या उस वहाँ के लोगों को परेशानी होता है आने जाने में, वहाँ की औरतों को, वहाँ की बच्चियों को, वहाँ के लोगों को। और साथ ही साथ आपको ले चले इसी गांव के बगल में एक इसी गांव में करुप में ही करुप मिल बोलता है, हमारा ही घर है वहाँ से। और करीब 200 घर हैं यहाँ पे हरिजन, बैठा, पासवान और बनिया जाति के, जिनका आज भी रोड नहीं बना है, इसलिए ताकि वो लोग आवाज़ उठाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो लोग थोड़े से दबे कुचले हैं, इसलिए लोग नहीं बोल पाए हैं और वहाँ पे काम नहीं हो पाया।
मैंने इसके लिए कितनी बार जा कर के करहगर जो हमारा प्रखंड है वहाँ पे ब्लॉक में बीडीओ को और सीओ को लेटर भी मैंने दिया हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो कोरोना का दौर अभी भी जारी है और पूरा देश इससे जूझ रहा है, और गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक ठीक नहीं है, और उस समय लॉकडाउन के दौर में तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आपको ऐसा देखने को मिला कि आपके मुखिया द्वारा उनकी हेल्प की जा सकती थी लेकिन उन्हें नहीं की गई, ऐसा कुछ देखने को मिला? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जिस तरीके का फंड या सहायता इस पेंडेमिक में, इस कोरोना काल में पहुंचाया गया, वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और उसके पीछे खास रीज़न ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वहीं डरे हुए थे। आवाज़ नहीं उठा ठीक है, डरना ठीक है, आप इस कोरोना काल में डरना चाहिए था, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे उम्मीद करके आपको लोगों ने जिता कर लाया यहाँ। तो आपको लोगों की समस्याएं जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं वहाँ तक हल पहुँचाने के लिए या समाधान पहुँचाने के लिए आपको जाना चाहिए जी। क्योंकि आप तक लोग जब नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप पहुँचिएगा, आपका कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि उस दायित्व को, उस कर्तव्य को पूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो जहाँ साबुन और मास्क, सैनिटाइज़र या फिर छिड़काव होते थे तो बिल्कुल भी नहीं देखने मिला, ना के बराबर नहीं हुआ। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गांव के मुखिया इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि विकास हो, और हमें लगता है कि हर बार 5 सालों में जनता उन्हें चाहती है कि और अच्छे से काम करे और हमारी क्षेत्र की विकास और ज़्यादा हो। तो आपकी मतलब आप जब आ जाएंगे, जब जनता आपको आशीर्वाद दे देगी, तो वैसे कौन कौन से आपके गांव के विकास होंगे जिस पे आप सबसे ज़्यादा अमल करेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने हैं। तो एक आपको बता दूं कि मैं जिस तरीके से आप मेरे द्वारा जो प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द को, मैं उन शब्द को भी बड़ी चुन करके लिखता हूँ। आपको पता होगा कि मैं जहाँ सभी शिक्षित, कर्मठ और जुझारू लिखते हैं वहाँ मैं जन सेवक वरुण कुमार मैंने देखा सर आपके पोस्टर पे। जन सेवक का मतलब ये लिखने का था तात्पर्य कि मैं जनता के बीच में सेवक रहूं, जो कि हर प्रतिनिधि को ये होना चाहिए। 5 साल तक तो वो भूल जाते हैं कि हम जन सेवक हैं या हम जनता के सेवक हैं। सिर्फ उनको चुनाव के दौरान ही याद आता है कि हम जन सेवक हैं। आपने जैसा कि आप जानते हो कि अगर मुझे यहाँ के जनता द्वारा अगर आशीर्वाद मिलता है तो मैं सबसे पहले तो जो एक ट्रेंड है कि मुखिया लोगों के बीच नहीं जाएगा, लोग मुखिया के पास आएंगे जी। या जनप्रतिनिधि के पास आएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे हम। ऐसा आपके साथ बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। हम क्योंकि हमारे पास साधन है, हम लोगों तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है और आप तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए और हम लोगों के बीच में ही रहें और लोगों की समस्याएं सुनें। सर गांव की जनता बहुत ही उम्मीद से किसी प्रतिनिधि को चुनती है और वो चाहती है कि हर टाइम वो उनकी हेल्प करे। और सर शायद आप जीतने के बाद उनके पद और आपके पद में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा, और कभी अगर उनको ऐसा लगा कि आपकी ज़रूरत है या फिर वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो क्या आप उनकी सहायता किस तरीके से करेंगे? मैं तो ऐसे भी आज मुखिया नहीं हूँ, फिर भी लोगों की सहायता करता हूँ। आप पंचायत में जाकर पूछिएगा। मुझे आप को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे 2-2 बजे, 1:30 बजे, 3-3 बजे रात को कॉल आता है लोगों का जी। किसी की बेटी बीमार है, किसी की बहू की तबीयत खराब है, किसी की डिलीवरी है, किसी की कोई छत से गिर गया, और मैं बिना परवाह की है कि मुझे सुबह, जबकि आपको पता है कि मैं सुबह अपने कॉलेज में जाता हूँ, क्लास लेना होता है, वो सारा कुछ बिना परवाह ये किए हुए और मैं लोगों की मदद के लिए आगे आता हूँ। और आगे ही नहीं आता हूँ बल्कि उनको ले करके हॉस्पिटल तक जाता हूँ और हर तरीके से हर संभव मदद करता हूँ। तो ये तो हमारे, शायद आप बोल सकते हैं कि खून में है मदद करना लोगों का। तो ये मेरे लिए नया नहीं होगा कि मैं जीतूँगा तो ही करूँगा। सर क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया,
विदा लेने का, तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे चुनाव प्रचार के तौर पे? आप अपने प्रतिनिधि को ईमानदारी से चुनिए और जो आपके लिए खड़ा हो सके, आपके साथ चल सके, आपकी बातों को सुन सके, आपकी बातों को रख सके और आपके लिए कुछ करने की उसमें क्षमता हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि मैं जब फील्ड में जाती हूँ और लड़की या महिलाओं से मिलती हूँ तो उनका ये कहना होता है कि जब लोगों को वोट चाहिए होता है तो हमसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और वो जीतने के बाद बदल जाते हैं और हमारी हेल्प नहीं करते। और कई घर ऐसे भी हैं जहाँ लड़कियों को आज भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनके गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत सारा अपना तैयारी करके रखा हुआ है। और ये आपने सही बोला कि जीतने के बाद जितने वादे होते हैं, जितने दावे होते हैं, वो खोखले से नज़र आते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ चुनावी स्टंट, ये जो बातें हैं वो सिर्फ चुनावी स्टंट मानते। हमारे लिए तो ये हर रोज़ का काम है। हम तो ऐसे भी जनता की सेवा करते हैं और आगे इनका आशीर्वाद रहेगा तो भी करेंगे। बेटी पढ़ाओ और या महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए मैं दावे तो नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं वादा कर रहा हूँ ये, लेकिन मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं जिसको शायद मैं अपने जीतने के बाद और जनता का सब साथ मिला तो मैं कुछ चीज़ पूरा करूँगा। जैसे कि पंचायत के सभी गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, एक छोटा सा, जो कि वहाँ के उस गांव के या उस पंचायत के सम्मानित या बुजुर्ग या रिटायर्ड शिक्षक होंगे उनके नाम, तो शायद इससे कुछ मदद मिले बच्चियों को। और उनके पढ़ाई के लिए जैसे स्कूल में सुचारू व्यवस्था कराया जाएगा, जो सरकार भी कर रहा है और कोशिश हम भी करेंगे कि इस तरीके का कार्यक्रम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय हमारे साथ बिताए। और सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी फिर एक बार कि अगर कभी कोई पर्सनली लड़की महिला आपके पास आई कि आप हमारी फैमिली को जाके मोटिवेट कीजिए कि हमें पढ़ाई का इजाज़त दे या बाहर भेजने का, तो आप उस चीज़ को किस तरह से? मुझे हर रोज़ ऐसे कुछ कॉल्स आते हैं, आज भी आते हैं। आपको मैं जब आपने बात निकाला है तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कल ही यहाँ से चंदौली जा रहा हूँ। एक बच्ची है जिसको उसके हक, उसके अधिकार को दिलाने के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं उसके लिए न्याय दिला कर रहूँगा। और आपको और एक बात बता दूँ, ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज भी हमसे बच्चियां, औरतें या पंचायत के लोग जिस तरीके से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से उम्मीद रखते हैं, मुझे इतनी ही से ही खुशी मिलती है, क्योंकि मैं उनके किसी काम आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने इनसे बात की और इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी, और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।